हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एंड दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अलंकार। पहले हम हर एक फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जाम्पल्स, एंड इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज एंड में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि एग्ज़ाम में फिगर ऑफ स्पीच से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट वी हैव इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ सेम साउंड एट द बिगिनिंग। इस फिगर ऑफ स्पीच में हमें एक सेंटेंस दिया जाता है और जो सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स का फर्स्ट वर्ड का साउंड हमेशा सेम होता है, तो उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ हाई हिज हाईनेस। इसके अंदर इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट वर्ड का साउंड सिमिलर है, मीन्स एच एच एच, ह का साउंड है एंड दैट इज सिमिलर। दिस इज वाई इट इज़ एन एलिट्रेशन। एक और एग्जाम्पल है पिक्चर में दिया हुआ, जैसे द टेरिबल टाइगर टोर द टावल। अब इसमें कौन सा साउंड सिमिलर है वर्ड्स का? ट। टी सिमिलर है तो टी की साउंड क्या होती है? ट। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। नेक्स्ट है अपोस्ट्रॉफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट इज़ द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। इस फिगर ऑफ स्पीच में हम ऐसे इंसान की या फिर हम एक ऐसे थॉट की, हम ऐसी वस्तु की बात करते हैं जो कि अभी प्रेजेंट नहीं है, जो कि एब्सेंट है, जो कि अभी हमारे सामने नहीं है। जब हम उसकी बात करें या तो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, या तो इट इज़ एन आइडिया, या तो किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो वो मर चुका है, या फिर वो एब्सेंट है, हमसे दूर है। अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अपोस्ट्रॉफ। फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग दिस आवर। अब ये लाइंस बोली है वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम लंदन 1902 में। तो यहाँ पे वो किसको रेफर कर रहा है, ये किसको पोएम ये लाइंस रेफर करी है? मिल्टन को। तो मिल्टन अभी प्रेजेंट नहीं है ना, जब उसने ये लाइंस लिखी होगी तो वो उसके सामने नहीं बैठा होगा, उसके सामने नहीं प्रेजेंट होगा। सो मीन्स ही वॉज एब्सेंट दैट टाइम। सो इसलिए ये अपोस्ट्रॉफ का एग्जाम्पल है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपोस्ट्रॉफ का। ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो। अब ये लाइंस बोली है जूलियट ने, और ये लाइंस उसने बालकनी में बोली है जब रोमियो उसके साथ में नहीं होता। तो ये लाइन वो खुद से ही अकेले में बोल रही है। सो ये अपोस्ट्रॉफ का एग्जाम्पल है। वाई? बिकॉज इट इज़ एड्रेस टू रोमियो, जो कि अभी उसके साथ नहीं है। तो इन लाइन्स में पूछती है कि तुम मेरी लाइफ में क्यों आए हो रोमियो, बिकॉज जो जूलियट के फादर होते हैं वो इनके रिश्ते के खिलाफ होते हैं, बट दे लव ईच अदर। तो इसलिए वो बहुत दुखी है कि मेरी लाइफ में तुम क्यों आए। तो वो उससे सामने से नहीं पूछ रही, वो अकेली अपनी बालकनी के बाहर खड़े होके देख के बोल रही है स्काई की तरफ कि मेरी लाइफ में रोमियो तुम क्यों आए। ठीक है, तो ये अभी जब ये लाइंस बोलती है तो इन लाइंस में रोमियो इज नॉट प्रेजेंट बट इट इज एड्रेस टू हिम। ये लाइंस उसको एड्रेस करती है। दिस इज वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपोस्ट्रॉफ। एपिग्राम। एन एपिग्राम इज अ शॉर्ट, इंटरेस्टिंग एंड विटी थॉट or idea on a particular subject, usually presented in a funny manner. एपिग्राम एक शॉर्ट सा रिमार्क होता है जो कि बहुत विटी मैनर में प्रेजेंट करते हैं। विटी मतलब काफ़ी स्मार्ट मैनर में बोल लो या फिर काफ़ी फ़नी मैनर में। जब आप ऐसा एक रिमार्क करते हो तो सामने वाला कुछ बोलने लायक रहता ही नहीं है। इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ रिमार्क, उसे हम एपिग्राम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल दैन कर्स द डार्कनेस। जैसे कि लाइट चली गई तो आप किसी को बोल रहे हो कि अंधेरे को दोष देने से अच्छा तुम अभी मोमबत्ती जला लो। तो ये क्या है? ये एपिग्राम है। ये एक ऐसा रिमार्क है कि काफ़ी आपने स्मार्ट मैनर में बोल भी दिया कि मोमबत्ती जला लो,
और दूसरे सामने वाले बंदे को चुप भी करा दिया कि बार बार ही मत बोलो कि लाइट चली गई है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस। इसका मतलब है अगर हम लड़ाई नहीं ख़त्म करेंगे तो लड़ाई हमें ख़त्म कर देगी। अगेन इट इज़ अ वेरी स्मार्ट रिमार्क कि हम इसको सिंपल वे में भी बोल सकते हैं कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए या हमें लड़ाई ख़त्म कर देनी चाहिए, बट इसको आप स्मार्ट वे में कैसे बोल रहे हो, ये लड़ाई ख़त्म करो नहीं तो लड़ाई हमें ख़त्म कर देगी। सो इट इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड विटी रिमार्क। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये वाला फिगर ऑफ स्पीच। तो अब ये समझते हैं। इट इज़ एन एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ग्रेटर मीनिंग। एग्जैजरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो उससे हम बोलते हैं एग्जैजरेट करना। सो हाइपरबोल ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी भी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि हमने जो सेंटेंस बोला है या हमने जो लाइन बोली है उस पर हम एम्फसाइज कर सके, उसकी हम इम्पोर्टेंस बता सके। नहीं तो हम उस लाइन को बहुत सिंपल वे में भी बोल सकते हैं, बट बढ़ा चढ़ा के हम कोई चीज़ क्यों बताते हैं कि हम सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सके, है ना। सो इसलिए इसे हम हाइपरबोल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। जैसे आपके पास बहुत सारा काम है करने को, बट आप सामने वाले को बताना चाहते हो कि मेरे पास, एक तो सिंपल वे है कि मेरे पास यार आज बहुत काम है करने को, ठीक है, उसके ऊपर शायद इतना इफेक्ट ना पड़े। अब वो इफेक्ट डालने के लिए आप उसको बोल रहे हो कि मेरे पास आई हैव मिलियंस ऑफ वर्क, मेरे पास लाखों या करोड़ों चीज़ें आज करने को। क्या किसी के पास लाखों या करोड़ों चीज़ें हो सकती है? नो। सो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। इसे जस्ट एग्जैजरेट करके आप बोल रहे हो कि मेरे पास करोड़ों चीज़ें हैं करने को, कि आप सामने वाले को इफेक्ट दिखा सको अपनी स्टेटमेंट का। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई जोग्राफी टीचर इज़ ओल्डर दैन दी हिल्स। अब आपकी कोई ओल्ड टीचर है, आप सामने वाले को एक सिंपल वे में बता सकते हो कि मेरी मैम बहुत ओल्ड है या मेरी मैम बहुत बूढ़ी है, बट आप वो इफ़ेक्ट डालने के लिए आप क्या बोल रहे हो कि मेरी मैम पहाड़ों से भी ज़्यादा पुरानी है। इस लाइन का यही मतलब है, माई जोग्राफी टीचर इज़ ओल्डर दैन दी हिल्स। हिल्स मतलब पहाड़, कि मेरी जो जोग्राफी टीचर है वो पहाड़ों से भी ज़्यादा उसकी एज है। तो ऐसा ऑब्वियसली नहीं हो सकता। जस्ट टू शो एन इफेक्ट, एम्फसाइज करना अपने स्टेटमेंट को, हम हाइपरबोल का यूज़ करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ एसोनेंस। एसोनेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो आप देखेंगे कि एसोनेंस से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले के एग्जाम्स में। सो अब समझते हैं कि एसोनेंस होते क्या हैं। इन एसोनेंस वावल साउंड्स आर रिपीटेड इन अ लाइन। एसोनेंस कैसा फिगर ऑफ स्पीच है? इसके अंदर हमें एक सेंटेंस दिया रहेगा और इस सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के अंदर वावल साउंड होगा, ठीक है। आई होप वावल साउंड्स पता है सबको कि क्या होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है? वावल्स। तो अगर वावल साउंड्स हैं वर्ड्स के अंदर तो उसे हम बोलते हैं एसोनेंस। अब ये एलिट्रेशन से अलग है। एलिट्रेशन में फर्स्ट वर्ड का साउंड सेम होता है एंड वो वावल साउंड नहीं होता, वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। मतलब इन पांचों को, वावल्स को छोड़ के जो और भी वर्ड्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के, वो सब कॉन्सोनेंट्स है। सो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है फर्स्ट वर्ड में तो उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। और सेम क्वेश्चन आप देखना पूछा गया है, कॉन्सोनेंट साउंड अगर फर्स्ट वर्ड में है उसे क्या बोलते हैं? उसे एलिट्रेशन बोलते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे एसोनेंस। एसोनेंस में वावल साउंड आता है और वावल साउंड की पोजीशन फिक्स नहीं होती। चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, डियर कम नियर फियर नॉट। तो आप यहाँ देख सकते हैं हर एक वर्ड में वावल साउंड है। अब इन वावल साउंड्स की पोजीशन फिक्स नहीं है कि लास्ट में है, फर्स्ट में है या मिडिल में ही है, ठीक है, बट होना ज़रूरी है। पोजीशन इज़ नॉट फिक्स्ड ऑफ द वावल साउंड। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पेशेंस ऑलवेज पेज। आप देख सकते हैं पेशेंस ऑलवेज पेज में भी वावल साउंड आ रहा है, ए। अब अगेन पोजीशन इज़ नॉट फिक्स्ड, आगे पीछे है, बट हर एक वर्ड में वावल साउंड होना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस कहलाता है। नेक्स्ट इज आयरनी।
Irony is a figure of speech in which there is a contradiction of expectation between what is said and what is really meant. Irony का मतलब होता है हमने एक स्टेटमेंट दिया, अब जो हमने स्टेटमेंट दिया उसका मतलब बिल्कुल ही अलग है जो हमने बात बोली है. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि एक बच्चा है, वो अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, ठीक है. अब टीचर उसको ऐसी बात बोल रही है कि उसको थोड़ी शर्म सी भी आ जाए. जब वो पेपर दे रही है टीचर, तो बच्चे के आए तो 2 नंबर है, बट टीचर बोल रही है कि बेटा आपने तो क्लास में टॉप किया है. तो अब इससे हम समझ सकते हैं कि टीचर का मतलब क्या है. बोला उसने कि आपने तो क्लास में टॉप किया है, बट इस लाइन का मतलब कुछ और है कि वो क्लास में उसने टॉप किया है, बट कहाँ से, नीचे से. तो जो हम लाइन बोलते हैं उसका वो मतलब वो ना होते हुए बिल्कुल उसका उल्टा मतलब होना, उसे हम बोलते हैं आयरनी. अब यही एग्जाम्पल दिया, जैसे कि आफ्टर लुकिंग एट अ स्टूडेंट्स पुअर टेस्ट स्कोर द टीचर सेज यू विल श्योरली फिनिश द ईयर विद द हाईएस्ट ऑनर्स. ये भी एक ऐसा सा एग्जाम्पल है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया कि एक टीचर ने किसी बच्चे के नंबर देखे और उसके नंबर देखने के बाद उसे बोला कि बेटा फाइनल में तो आप फर्स्ट ही आओगे. और अभी तो वो क्लास में फ़ेल हो रहा है, बट उसे मजाक में बोल रही है कि उसको कुछ शर्म आएगी, वो पढ़ना स्टार्ट कर दे कि बेटा फाइनल में तो आप फर्स्ट ही आओगे, अभी आपके नंबर देख के जो मुझे लग रहा है. अब उसका मतलब तो टीचर का कुछ और ही है कि वो फर्स्ट कहाँ से आएगा, ऊपर से या नीचे से, है ना. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं. द पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स. ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है. कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब होता है जहाँ पे 2 ऑपोजिट आइडियाज़ की बात हो रही हो, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है, एक पायलट है, उसका काम तो है हवा में प्लेन उड़ाना, बट उसको हाइट से डर लगता है. काम है उसका हाइट में ही जाके उसको काम करना है, ऊंची हाइट में उसको प्लेन उड़ाना है, बट उसको हाइट से डर लगता है. तो ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, कितने ऑपोजिट 2 आइडियाज़ यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहे हैं. तो सेम आयरनी में भी यही होता है, या तो कोई कॉन्ट्रडिक्टरी बात करी जाती है या तो कोई कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट होती है, ठीक है. तो जहाँ पे 2 हमें कॉन्ट्ररी मतलब ऑपोजिट आइडियाज़ दिखे, ऑपोजिट आइडियाज़ की बात हो रही हो, तो वो क्या है, आयरनी फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट इज लिटॉट्स. इट इज़ एन अंडरस्टेटमेंट इन विच एन एफर्मेटिव इज एक्सप्रेस बाय द नेगेटिव ऑफ द कॉन्ट्ररी. देर इज़ अ यूज ऑफ नो और नॉट. लिटॉट्स क्या है, बहुत सिंपल है इसको समझना. अब हम एक सीधे सेंटेंस को ना बोलकर हम उसको थोड़ा टेढ़े वे में बोले, मतलब उसको थोड़ा हम नेगेटिव वे में बोले, तो उसे हम लिटॉट्स बोलते हैं. इसके अंदर यूज़ होता है या तो नो का या तो नॉट का. अब एग्जाम्पल हम देखते हैं. यू आर नो फूल मैग्नीज मीन्स यू आर वाइज. अगर हमें कोई इंसान है मैग्नीज, उसे हमें बोलने की आप समझदार हो, हम सिंपल वे में उसे बोल सकते हैं कि मैग्नीज तुम तो बहुत समझदार हो, बट उसको हम थोड़े अलग वे में बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हो, ठीक है. यू आर नॉट अ फूल. यू आर नॉट अ फूल का मतलब कि तुम एक समझदार इंसान हो, ठीक है. तो हम अपनी बात को सीधे तरीके से ना बोलते हुए हम उसको एकदम ना लगाकर नो या नॉट का यूज़ कर कर बोले, तो उसे हम बोलते हैं लिटॉट्स. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं. यू आर नॉट दैट बैड. अगर किसी ने कोई काम किया, हम उसे बोले अरे वाह यू आर नॉट दैट बैड, मतलब कि तुमने वो काम अच्छे से कर लिया है, तुम इतने भी बुरे नहीं थे. तो हम उस इंसान को हम ये भी तो बोल सकते हैं अरे तुमने तो बहुत अच्छे से काम कर लिया, या तुमने काम सही तरीके से किया. बट ऐसा सिंपल वे में ना बोल के हम उसको बोल रहे हैं कि तुमने इतने बुरे तरीके से भी काम नहीं किया, ठीक है. तो जहाँ पे हम नो या नॉट का यूज़ कर ले तो उसे हम बोलेंगे लिटॉट्स. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज रिटोरिकल. It is a figure of speech in which a question is asked without expecting an answer to stress the emotion. ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट हम उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. हम बस अपने इमोशन को दिखाने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में अपने इमोशन को दिखाने के लिए हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. इसको हम बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि मैं सुबह से काम करी जा रही हूँ और मैं सामने वाला बंदा मुझे और भी काम बोल रहा है, तो मैं उसको गुस्से में आके बोल रही हूँ क्या मैं पागल हूँ कि मैं उससे सुबह से काम करे जा रही हूँ, ठीक है.
तो अब इसमें मैं यहाँ पे कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही सामने वाले से कि वो बोले हाँ या ना, नो, बट मैं अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रही हूँ कि भाई मैं सुबह से लगातार काम कर रही हूँ। तो ये इमोशन को अपना स्ट्रॉन्ग वे में दिखाने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं, बट हम उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते, तो उसे हम बोलते हैं रिटोरिकल। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है, आर यू क्रेजी, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो कोई भी छोटी मोटी बात किसी की हो जाए गलत तो हम उसे बोलते हैं आर यू क्रेजी, तो मतलब क्या तुम पागल हो, इस लाइन का ये मतलब है। अब हम सामने वाले का ये तो हम आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते वो हमें हाँ या ना का जवाब दे, जस्ट हम उसे क्यों बोलते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने के लिए कि तुमने जो भी काम किया है या तुमने जो भी बात बोली है ये बहुत ही इर्रेशनल है, मतलब ये बहुत ही स्टूपिड है, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं आर यू क्रेजी, कि हम कोई आंसर उसका एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम अपना इमोशन दिखा रहे हैं कि तुमने जो ये बात बोली है ये गलत बोली है, या फिर जो तुम्हारा एक्ट है या जो तुम्हारा एक्शन है ये बहुत ही इर्रेशनल है। ठीक है। नेक्स्ट इज मेटाफर. It is a figure of speech in which a comparison is made between two different objects without the words of comparison, so, like, as, etc. मेटाफर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, इससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं और उनको हमने कंपेयर किया है। अब हम जब उन्हें कंपेयर भी कर रहे हैं तो हम इन जो कंपैरिजन करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं कि ब्यूटीफुल लाइक अ रोज़, तो हम इसमें जैसे कि लाइक, एज, इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स लाइक एज या फिर लाइक। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हर आईज वर डायमंड्स, उसकी आंखें हीरो जैसी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आईज को किससे कंपेयर किया गया है? डायमंड से। और ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे कि हर आईज आर लाइक डायमंड्स, बट हमने यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल नहीं किया, बिना कंपैरिजन वर्ड्स के हमने ये सेंटेंस बोला है, तो ये है एक मेटाफर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट, जो एक स्नो है काफ़ी, जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, वो ऐसा क्या लग रहा है कि वो वाइट कलर की जैसे कि ब्लैंकेट है, वाइट कलर की चादर बिछा रखी है। तो स्नो को हमने यहाँ पे किससे कंपेयर किया है? वाइट ब्लैंकेट से। तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो रहा है, बट एज और लाइक वर्ड्स का इस्तेमाल किए बिना, तो ये क्या है? एक मेटाफर। अब जैसे कि हर चीक्स आर रोज, मतलब कि जो उसके गाल है एकदम रोज की तरह लाल है, तो हमने यहाँ पे चीक्स और रोज को कंपेयर किया है, दो आइडियाज़ को, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया है, तो हम बोलेंगे मेटाफर। नेक्स्ट इज मेटोनिमी. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद इट. मेटोनिमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे देयर इज़ अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम. सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम का मतलब कि जहाँ पे जिस चीज़ को या फिर जिस आदमी को हम रेफ़र कर रहे हैं उसका नाम हम ना लेते हुए हम किसी और चीज़ का नाम ले रहे हैं जो कि उससे बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है? मेटोनिमी. अब इसको हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. द पावर ऑफ द क्राउन वॉज वीकेंड, मतलब जैसे कि एक राजा है, ठीक है, राजा की अब जो पावर है वो बहुत कम होती जा रही है या बहुत कम हो गई है उसके राज्य में, तो यहाँ पे द पावर ऑफ द क्राउन. अब यहाँ पे राजा का, यहाँ पे हमने किंग वर्ड ना यूज़ करते हुए हमने किंग की जगह वर्ड यूज़ किया है क्राउन, तो ये इसलिए मेटोनिमी का कहलाएगा. इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल 2, यू मस्ट एड्रेस द चेयर. जैसे कि मेरे पास कोई इंसान आया, ठीक है, और मैं उसको बोल रही हूँ कि यू मस्ट एड्रेस द चेयर. अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुर्सी से बात करो, नो. इसका मतलब है जो कुर्सी के ऊपर इंसान बैठा है तुम उससे बात करो. तो मैं इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकती थी कि यू मस्ट टॉक टू हिम हु इज सिटिंग ऑन द चेयर. नो, ऐसा ना बोल के मैंने उसको बोला है यू मस्ट एड्रेस द चेयर, मीन्स द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द चेयर. तो मेटोनिमी यही होता है
कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम ना लेते हुए हम किसी और चीज़ का नाम ले रहे हैं जो कि उस इंसान से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, तो वो मेटोनिमी कहलाता है. Next one is onomatopoeia, means it is a figure of speech in which the sound suggests the meaning or sense. Onomatopoeia में ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हमें साउंड सुन के ही मीनिंग समझ आ जाता है सेंटेंस का. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, साइलेंस योर सेल फोन सो दैट इट डज नॉट बीप ड्यूरिंग द मूवी. तो यहाँ पे हम किसी को बोल रहे हैं कि अपना फ़ोन साइलेंट पे कर दो, अदरवाइज इट विल बीप. तो इस सेंटेंस में फ़ोन के साउंड को डिस्कस किया गया है कि फ़ोन जब बजता है तो उसका साउंड कैसा होता है, बीप का. तो जिस सेंटेंस में हमें साउंड दिख गया तो वो क्या होगा, ओनोमेटोपिया. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि द लायन रोड, जो शेर दहाड़ता है, रोड का मतलब होता है दहाड़ना, ठीक है. तो शेर के जो साउंड अगर मेंशन है तो उसको हम बोलेंगे ओनोमेटोपिया. ज़रूरी नहीं है शेर, किसी भी जानवर की अगर जो उसकी साउंड है, जैसे कि द बी बज्ड, जो बीज होती हैं वो बज करती हैं, द वुल्फ हाउल्ड, द डॉग बाग्ड, ठीक है. सो जो जिसकी साउंड्स यहाँ पे मेंशन है वो हो जाएगा ओनोमेटोपिया. नेक्स्ट वन इज ऑक्सीमोरोन. Oxymoron is a phrase that combines two words that seem to be the opposite of each other. Oxymoron में क्या होता है, हमें एक सेंटेंस दिए जाते हैं और जो दो वर्ड्स है उस सेंटेंस के वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के. ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन ओपन सीक्रेट. अब जो सीक्रेट होता है, सीक्रेट हमेशा ऐसी चीज़ है जो कि ओपन नहीं हो सकता, जो कि हम किसी से नहीं शेयर करते. तो ओपन मतलब खुला और सीक्रेट मतलब जो हमें चीज़ बहुत ही संभाल के या सबसे छुपा के रखनी है. सो दो एकदम ऑपोजिट आइडियाज़ यहाँ पे साथ में हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ऑक्सीमोरॉन. अब इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. पार्टिंग इज सच अ स्वीट सॉरो. जो बिछड़ना है वो एक बहुत ही मीठा दुख है. तो यहाँ पे दो अलग अलग आइडियाज़, ऑपोजिट आइडियाज़ डिस्कस हो रखे हैं. दैट इज़ स्वीट सॉरो. क्या दुख कभी मीठा हो सकता है, नो. तो जहाँ पे दो ऑपोजिट आइडियाज़ डिस्कस होंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीमोरॉन. द नेक्स्ट टाइप वी हैव इज सिमिली. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद यूज ऑफ वर्ड्स लाइक और एज. इस फिगर ऑफ स्पीच में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, बट जब हम इनकी तुलना करते हैं हम वर्ड्स यूज़ करते हैं एज या फिर लाइक. फॉर एग्जाम्पल, फेस लाइक अ मास्क, मतलब फेस है मास्क जैसा, ठीक है. तो फेस का मास्क से कंपेयर किया है, बट किसके हेल्प के थ्रू से कंपेयर किया है, विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड लाइक. एक और एग्जाम्पल, वाइट एज स्नो. वाइट है एकदम स्नो की तरह, ठीक है. तो वाइट और स्नो को कंपेयर किया गया है और किसकी हेल्प के थ्रू, एज की हेल्प के थ्रू. देयर चीक्स आर लाइक रोजेज. यहाँ पे चीक्स को कंपेयर किया गया है किससे, रोजेज से. अगेन किसकी हेल्प के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड लाइक, ठीक है. तो जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं एज और लाइक की हेल्प की वजह से, तो हम उसे सिमिली बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज़ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है. इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, बीट सी टेट, एच टेट या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश. सो पर्सोनिफिकेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. सो इट रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ हैविंग ह्यूमन लाइक एट्रीब्यूट्स. पर्सोनिफिकेशन नाम से ही समझ में आता है, पर्सन मतलब कोई भी ह्यूमन, इंसान, ठीक है. सो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम कोई नॉन लिविंग थिंग या फिर कोई भी आइडिया को हम इंसानों वाली क्वालिटी दे देते हैं, ठीक है. अब वो या तो कोई आइडिया होना चाहिए या तो नॉन लिविंग थिंग जिसको हम कोई इंसानों वाली क्वालिटी या फिर एट्रीब्यूट दे देते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, लव इज़ ब्लाइंड. अब लव एक फीलिंग है, ठीक है, और उसको हमने इंसानों वाली
एट्रीब्यूट दे दिया मतलब ब्लाइंड, तो ये क्या हुआ पर्सोनिफिकेशन की प्यार अंधा है, अंधे तो इंसान होते हैं, सो ये क्वालिटी इंसानों वाली है बट हमने एक आइडिया या एक फीलिंग को दे दिया. अनदर एग्जाम्पल, द लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. पानी में जो लाइट है वो एकदम डांस कर रही है वाटर के सरफेस पे. क्या लाइट डांस कर सकती है? नहीं, डांस तो इंसान कर सकते हैं. ठीक है, लाइट अगेन नॉन लिविंग थिंग, बट हमने नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन वाला एट्रीब्यूट, ह्यूमन वाली क्वालिटी दे दी, डांस वाली. ठीक है, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा. ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. द ट्रीज डांस्ड इन द विंड. अब ट्रीज डांस कर सकते हैं? नो, ये हम ह्यूमन वाली क्वालिटी ट्रीज को दे रहे हैं कि हवा चल रही है तो वो लहरा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रहे हैं. ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है. द स्टार्स विंग्ड इन द नाइट स्काई. ठीक है, द सन स्माइल्ड हैप्पीली डाउन एट अस. तो ये सारी ह्यूमन वाली क्वालिटीज है जो हमने नॉन लिविंग थिंग्स में दे दी हैं. नेक्स्ट इज पन. A pun is a figure of speech that plays with the words to have multiple meanings. The words are arranged in such a way to create a humorous or rhetorical effect. The pun is also known as paronomasia. पन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड्स को ऐसे यूज़ किया जाता है कि उसके डिफरेंट मीनिंग से कोई जोक या फिर मजाक बनता है. पन फिगर ऑफ स्पीच में कोई ऐसा वर्ड भी यूज़ हो सकता है जिसके एक से ज़्यादा मतलब हो. फॉर एग्ज़ाम्पल बैट. अब बैट एक होता है बल्ला जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं और एक बैट होता है चमगादड़. ठीक है, तो पन में ऐसे वर्ड्स भी यूज़ होते हैं जिसके दो मतलब अलग अलग निकलते हों, बट हमें सब सेंटेंस के हिसाब से जो वर्ड फिट बैठेगा. अगर क्रिकेट की बात हो रही है तो हम समझ जाएंगे जो बैट का यूज़ किया वो बल्ले का मतलब यूज़ किया है. तो सेंटेंस के हिसाब से अगर हमें समझ में आ जाए वर्ड तो वो होगा पन. फॉर एग्जाम्पल, लेपर्ड्स कैन नॉट हाइड इन द जंगल एज दे आर स्पॉटेड. अब जो ये सेंटेंस है इससे हमें दो मतलब निकलते हैं. ठीक है, लेपर्ड होता है, लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ. तेंदुए के शरीर पे स्पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के. ठीक है, तो जो लेपर्ड्स होते हैं वो जंगल में नहीं छुप सकते. क्यों? क्योंकि इनके शरीर पे स्पॉट्स है. एक तो ये मतलब है. और जो दूसरा मतलब है कि अगर हम जब भी जंगल में जाएंगे हम लेपर्ड को तो स्पॉट कर ही लेंगे. यहाँ पे स्पॉट का मतलब है कि हम लेपर्ड को तो ढूंढ ही लेंगे. तो आप समझ रहे हो कैसे एक वर्ड का यहाँ पे दो मीनिंग्स है. यहाँ पे क्या वर्ड है? स्पॉट. एक स्पॉट जो लेपर्ड के ऊपर स्पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के. दूसरा स्पॉट का मतलब है कि हम उन्हें ढूंढ ही लेंगे. वी विल फाइंड लेपर्ड्स इन द जंगल. तो ऐसे ही पन में एक ही वर्ड से डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं. सामने वाला समझ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसे एक ही मतलब समझ में आएगा. अब एग्जाम्पल देखिए एक और. आई लाइक किड्स बट आई कुडंट ईट अ वन. अब यहाँ पे वर्ड्स के साथ ऐसे खेला गया कि बहुत हंसी मजाक वाला ह्यूमर निकल के आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, कोई कह रहा है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है, आई लाइक किड्स, बस मैं उन्हें खा नहीं सकता. ठीक है, तो कोई अपनी लाइकनेस को बता रहा है इस तरीके से कि हंसी निकल के आ रही है, मजाक निकल के आ रहा है कि मुझे बच्चे पसंद है, काश मैं उन्हें खा पाता, बट ऑब्वियसली हम नहीं खा सकते इंसानों को, राइट. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. अ बॉइल्ड एग फॉर लंच इज हार्ड टू बीट. अब हार्ड टू बीट के यहाँ पे दो मतलब है. हार्ड टू बीट मतलब कि उस जैसा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता. मतलब जो बॉइल्ड एग है वो लंच के लिए सबसे बेस्ट है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. और एक बीट होता है तोड़ना मारना, कि आपको पता ही होगा जो एग का शेल होता है, बॉइल्ड एग का शेल, वो काफ़ी हार्ड होता है तो उसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है. तो यहाँ पे बीट के दो मतलब निकल के आ रहे हैं कि जो हार्ड टू बीट का मतलब है कि उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. दूसरा बीट मतलब कि बहुत मुश्किल से टूटता है एग का शेल. तो इसलिए ये पन है. अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ राइटर यूजेस द वर्ड शेक्सपियर टू मीन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ही इज यूजिंग अ फिगर ऑफ स्पीच नोन एज. शेक्सपियर के जितने भी काम लिखे हुए हैं उनका अलग से नाम ना लेते हुए हम सिर्फ शेक्सपियर बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे फिगर ऑफ स्पीच को? सरकाज़्म, मेटोनिमी, आयरनी या फिर सिमिली.
सो द करेक्ट आंसर इज मेटोनिमी। ये हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, किसी की हम बात कर रहे हैं, बट हम उसका नाम नहीं ले रहे, उसका नाम ना लेने के बजाय हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई और नाम यूज़ कर रहे हैं जो कि उससे बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच को मेटोनिमी। और ये क्वेश्चन NVS PGT 2014 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 miles meandering in a mazy motion is an example of, ये लाइन्स किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है, एनाफोरा, मेटोनिमी, एलिट्रेशन या फिर मेटाफर। 5 miles meandering in a mazy motion, तो ये है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं मियांडरिंग इन मेजी मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, मियांडरिंग का M, मेजी का M और मोशन का M। तो हम चीज़ पढ़ चुके हैं, वर्ड्स जब एक साथ हों, ठीक है, अगर उनका फर्स्ट वर्ड का साउंड सेम हो तो उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन RPSC PGT 2016 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड्स इज अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड इज कॉल्ड। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक साथ है बट उनके बीच में वावल साउंड आती है, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं, एसोनेंस, मेटोनिमी, एलिट्रेशन या फिर मेटाफर। ये हम पढ़ चुके हैं एंड द आंसर इज ए, एसोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमिली। ये क्वेश्चन UP TGT 2000 में पूछा गया है। इम्प्लाइड सिमिली को क्या कहा जाता है, एसोनेंस, मेटोनिमी, हाइपरबोल या फिर मेटाफर। इम्प्लाइड सिमिली को बोला जाता है मेटाफर। तो ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है, इम्प्लाइड सिमिली किसे कहा जाता है, मेटाफर को। ओनली सिमिली हो, सिमिली में जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लाइक या फिर एज। मेटाफर में हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट द यूज ऑफ लाइक या फिर एज। सो इम्प्लाइड सिमिली क्या होता है, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपिटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। हमें एक सेंटेंस दिया है, उसमें जो वर्ड्स है उनका फर्स्ट जो वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, वो रिपीट हो रहा है और वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वावल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, उसे हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो द आंसर इज C पार्ट, एलिट्रेशन। और अगर वावल साउंड है जो रिपीट हो रहे हैं बीच में तो होगा एसोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। इन लाइन्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। ये क्वेश्चन UP TGT 2013 में आ चुका है। तो पहले हम इन लाइन्स का मतलब समझेंगे। हेस्ट मतलब हरी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी करना। तो अगर कोई, इस लाइन का मतलब है अगर हम कोई भी काम बहुत जल्दी जल्दी में करेंगे वो उतना ही लेट ख़त्म होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है कि जो काम हम जल्दी कर रहे हैं उतना ही लेट ख़त्म होगा। अगर हम कोई भी काम जल्दी करते हैं तो बहुत मिस्टेक्स होती है उसमें, है ना। अगर हम ध्यान से नहीं करते तो जब मिस्टेक्स होंगी हमें उन्हें करेक्ट करनी पड़ेगी, उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये बहुत ही एक विटी रिमार्क है, मतलब बहुत ही एक स्मार्ट स्टेटमेंट है। और ये विटी रिमार्क, स्मार्ट स्टेटमेंट किस में आता है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एपीग्राम। तो ये एपीग्राम की क्वालिटी है जिसमें विटी रिमार्क, स्मार्ट स्पीच और बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट है बट उसका मतलब बहुत गहरा है। जैसे कि ये अभी हमने पढ़ा, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। सो द आंसर इज A पार्ट, एपीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। 10,000 saw at a glance। ये भी पूछा गया पिछले साल 2020-21 में TGT में। अच्छा गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक दिस। ओके, सो 10,000 saw I at a glance, इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। हेयर हाइपरबोल इज यूज्ड, मतलब 10,000 फूल मुझे एक ही नज़र में दिख गए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने 1 सेकंड के लिए देखा और मुझे 10,000 फूल दिख गए। मतलब मुझे बहुत सारे फूल दिखे हैं बट इसे हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि 10,000, 10 लाख दिख गए। तो ये कौन सा होगा जिसमें हम एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को, तो वो होता है हाइपरबोल। और ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। बॉयज विल बी बॉयज।
जो लड़के हैं वो हमेशा लड़के ही रहेंगे। अगेन शॉर्ट स्टेटमेंट एंड विटी रिमार्क, बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है, बस इसका बहुत गहरा मतलब है कि जो लड़के हैं वो अपनी आदत से मजबूर है, वो लड़के ही रहेंगे। अब आप इसे किसी भी कंटेक्स्ट में ले सकते हैं कि बहुत शरारती होते हैं बॉयज़ या फिर कोई भी, तो जिसमें शॉर्ट एंड विटी रिमार्क हो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्राम। अभी हमने डिस्कस किया है। सो द आंसर इज द बी पार्ट, एपिग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of the which is expressed by words apparently? कौन सा ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें रियल मीनिंग एकदम ही उसका ऑपोजिट है, मतलब एकदम ही उसका उल्टा है? सो पर्सोनिफिकेशन, एपिग्राम, आयरनी या फिर ऑक्सीमरोन। तो ये हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक बात बोली और उसका मतलब लेकिन एकदम ही उल्टा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टीचर और स्टूडेंट का, कि एक स्टूडेंट फेल हो गया बट टीचर कह रही है अरे तुमने तो टॉप किया है क्लास में। तो ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया था। तो इसका आंसर है सी पार्ट, आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग्स। ये PGT 2000 का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, आयरनी या फिर पन? सो द आंसर इज द ए पार्ट, पर्सोनिफिकेशन। डेथ का इन्होंने जो क्वालिटी दी है आईसी हैंड्स से, ठीक है, तो इसमें क्वालिटी दे दिया ह्यूमंस वाला आईसी हैंड्स, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू हिट द लाइक button and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.